हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस पाठ को शुरू कर रहे हैं वो उसका नाम है संघवाद। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संघवाद होता क्या है। देखिए, संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, यानी जहां पर संघवाद होता है यानी संघ के नियमों का पालन होता है, आखिर वहां की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको एक बार जान लेते हैं। पहली बात तो ये कि संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे कि हमारे देश में होता है ना। हमारे देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें यानी कि 3 स्तर की सरकारें। हमारे यहाँ पे सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला केंद्रीय स्तर पर यानी पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, फिर राज्य स्तर पर यानी राज्य की सरकार जैसे कि हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, यूपी सरकार, ठीक है। और तीसरा जो स्तर है वो स्थानीय स्तर कहलाता है, यानी एक ही राज्य में कई स्थानीय सरकार हो सकती हैं, जैसे कि नगर निगम। शहरों में नगर निगम होते हैं और गांवों में ग्राम पंचायत, वो तीसरा स्तर होता है। तो यानी संघीय सरकार में दो या दो से अधिक स्तर पर सरकारें काम करती हैं। फिर संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं, यानी विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों के बीच में कोई विवाद ना हो, इसलिए संविधान में साफ तौर पर उन सबके अधिकार लिखे होते हैं। तीसरी बात, संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं जैसे या जो मौलिक प्रावधान है, कोई भी एक स्तर की सरकार चाहे तो नहीं बदल सकती है, उसके लिए सभी स्तरों की सहमति जरूरी है। फिर है संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना तथा क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना है, यानी संघीय व्यवस्था का एक ही उद्देश्य है कि देश की एकता बनी रहे और साथ में जो क्षेत्र आधारित विविधताएं होती हैं उनका भी सम्मान करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न उनका भोजन अलग है, उनका रहना सहना अलग है। तो उन सब विविधताओं का सम्मान करते हुए संघीय व्यवस्था को चलाया जाता है। अब हम समझेंगे कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार के बीच में क्या अंतर होता है, यानी संघ सरकार कैसी होती है और एक स्तर वाली सरकार कैसी होती। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर। देखिए, संघात्मक सरकार या संघीय सरकार क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऊपर वाला क्वेश्चन 5 नंबर का और नीचे वाला ये जो टॉपिक है ये 5 मार्क्स का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये 3 मार्क्स का टॉपिक है, जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अब देखते हैं, चलिए। जैसे जो संघीय सरकार होती है ना, उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकार काम करती है, जबकि एकात्मक सरकार में क्या है, शासन का एक ही स्तर होगा, यानी केंद्र सरकार होगी, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। देखिए, और संघ सरकार में क्या होता है, संघीय सरकार में कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष करने के आदेश नहीं दे सकती, यानी यहाँ पर राज्य सरकारों को भी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन एकात्मक सरकार में क्या होता है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को विशेष आदेश नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है कि वो इसमें आदेश दे सकती है। जो एकात्मक सरकार होती है, सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। फिर यहाँ पर संघीय सरकार में राज्य सरकारों के पास अपनी अलग शक्तियां होती हैं और वे इसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं, यानी राज्य सरकारों के पास भी अपनी शक्ति हैं, जबकि यहाँ पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाती हैं। संघीय सरकार के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे भारत, कनाडा, जर्मनी इत्यादि। और एकात्मक सरकार के भी कई सारे उदाहरण, जैसे कि फ्रांस, चीन, जापान इत्यादि। फिर अब हम समझ रहे हैं संघ सरकार के संघीय व्यवस्था के प्रकार, यानी संघवाद के कितने प्रकार पूरे आज दुनिया में प्रचलित हैं उनके बारे में समझेंगे। देखिए, संघवाद के पूरी दुनिया में 2 प्रकार हैं। एक तो साथ आकर, यहाँ पर है ये नहीं आएगा, साथ आकर संघ बनाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि 2 या अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन होता है।
सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान, मतलब सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता का एक समान होती है। मतलब जो भाई देखिए, जैसे कि क्या होता है, मान लीजिए कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र देश आपस में मिलकर एक संघ बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की अपनी स्वतंत्रता होती है, दोनों अपने फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही ग्रुप में रहते हैं, एक ही संघ में रहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि। अब आप समझ रहे हैं ना कि दो या दो से अधिक देश मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे, लेकिन राज्यों की स्वतंत्रता कायम रहेगी, या देशों की स्वतंत्रता, यहाँ पे राज्यों का मतलब देश है। फिर दूसरा है साथ में लेकर संघ बनाना। साथ लेकर संघ बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन, यानी एक जो बड़ा देश है, अब वो क्या करेगा, वो अपने में से अनेक राज्यों का गठन करेगा, आंतरिक विविधता को ध्यान में रखेगा और राज्यों का गठन करेगा, और फिर उनको साथ में लेकर एक संघ बनाएगा। यहाँ पर केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, जैसे कि भारत में होता है ना, भारत में केंद्रीय सरकार है और अलग अलग राज्य सरकारों की सहमति से वो सरकार चलाती हैं और ये एक संघ कहलाता है। और जापान, तो दो प्रकार हो गए, साथ आकर संघ बनाना और साथ लेकर संघ बनाना। फिर भारतीय संविधान ने सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट रूप से किया है। कहने का मतलब है कि किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए जो विभिन्न स्तर की सरकारें हैं वो किन किन विषयों पर कानून बना सकती हैं, इसका बंटवारा भी हमारे संविधान में पूरी तरीके से किया गया है। तो इन सब मामलों की 3 सूचियां होती हैं, याद रखना, जितने भी मामले हैं जिन पर कानून बन सकते हैं उनको हम 3 सूचियों में, 3 लिस्ट में बांटते हैं। सबसे पहले होती है संघ सूची। क्या? संघ सूची। इसमें जो प्रतिरक्षा यानी देश की रक्षा से जुड़े मामले, विदेशी मामले यानी विदेश से जुड़े मामले, बैंकिंग पूरे देश में जो बैंक काम करेंगे, संचार यानी जो संचार व्यवस्था होगी, मुद्रा यानी करेंसी, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों पर एक तरीके की नीतियों की ही जरूरत होती है, यानी हर राज्य की अपनी अलग मुद्रा तो नहीं हो सकती ना, हर राज्य के अपने अलग बैंक नहीं हो सकते। तो इस कारण से क्या होता है, इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है, और संघ सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। फिर इसके बाद एक सूची, दूसरी सूची है, वो है राज्य सूची। राज्य सूची में जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो हैं पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। ये क्या है, प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, यानी अलग अलग राज्यों में इनकी जो अवस्था है, व्यवस्था है, वो अलग अलग हो सकती है। तो राज्य सूची में जितने भी विषय होते हैं उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। 2 समझ में आए? संघ सूची में जितने विषय हैं केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। फिर कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो दोनों के महत्व के होते हैं, तो वो हमने किस सूची में, मतलब जो हमारा संविधान है उसने किस सूची में डाले, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे ये जो विषय हैं वो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी साझी दिलचस्पी में आते हैं, यानी उनका भी इससे मतलब होता है। तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही होता है, यानी कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर दोनों ही अपने अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन जब दोनों के कानूनों के बीच में टकराव होगा ना, तो क्योंकि ज्यादातर शक्ति केंद्र सरकार के पास है, इसलिए केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। और इसके बाद जो बाद में सारे विषय जुड़ते चले गए, जैसे आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो वो सारे के सारे केंद्र सरकार के पाले में चले गए, यानी इनको हम बाकी बचे हुए विषय कहते हैं। जो इन तीनों सूचियों के अलावा विषय बच गए, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, आजकल आप देख रहे हैं ना साइबर लॉ बन रहे हैं, तो ये जो बाकी बचे विषय हैं ये केंद्र सरकार के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है संघवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ऊपर हमने अभी वर्कशीट के सबसे शुरू में संघवाद की विशेषताएं समझी है, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ उत्तर नंबर 1, और ये आपने चारों पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, और ये आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको ये चारों पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, ये आपका उत्तर नंबर 1 है।
कि जैसे कि संघीय सरकार में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघीय व्यवस्था में विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में पहले से ही वर्णित होते हैं। संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती और संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश की एकता को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना होता है। तो यह है उत्तर नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। फिर है प्रश्न नंबर 2, साथ आकर संघ बनाने व साथ मिलकर संघ बनाने के कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखिए ऊपर अपनी हमने ये समझे ही हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, आपने क्या लिखना है, साथ आकर संघ बनाना। ये आकार लिखा आकर है, तो साथ आकर संघ बनाना जैसे आपने सिर्फ इतना लिखना है, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि। और फिर दूसरी बार में लिखना है साथ लेकर संघ बनाना जैसे भारत, जापान आदि। बस इतना आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको सारे लिंक एक साथ मिल सकते हैं, यह आपको फायदा होने वाला है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत